हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों हम आज पार्ट सेकंड को लेकर के आए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। जी हाँ साथियों, इसका पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपने इसी यूट्यूब चैनल पे कंडक्ट करा रखा है। अगर आपने नहीं उसको देखा तो आप उसको जरूर देखिएगा साथियों। आपका जो कॉन्सेप्ट का लेवल होगा वो दूसरे स्टूडेंट से बिल्कुल ही अलग होगा। ये जो मैं सीरीज आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं साथियों, ये है झारखंड जुडिशरी के लिए। जी हाँ साथियों, अगर आप झारखंड जुडिशरी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो आप ही के सिलेबस के ही बिहाफ पे मैं यहाँ पे वन लाइनर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लेकर के डेली आ रहा हूँ। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए पार्ट लेकर के आया हूँ साथियों, ये पार्ट नंबर 2 लेकर के आया हूं और इसमें हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का क्या इंट्रोडक्शन होता है। जब हम किसी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो किस टाइप से हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्या प्रॉमिस होता है, क्या प्रोमिसी होता है, क्या कंसिडरेशन होता है, क्या एक्सेप्टेंस होता है, इन सभी चीज़ों को हमने डिटेल में पढ़ने का काम किया है साथियों अपने पार्ट फर्स्ट में। आज जो हम सेकंड पार्ट को आज लेकर के आए हैं साथियों, ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। हम उसी चीज़ पे डिस्कशन करते हैं जिसकी रेलेवेंसी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। साथियों यहाँ पे आपको एक कार्टून दिख रहा होगा। इस कार्टून के बीच में आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं हैंड शेकिंग का काम किया जा रहा है। मीन्स मैंने ये भी आपको कल बताने का काम किया था कि जब कभी भी हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगे या फिर हम कॉन्ट्रैक्ट को कर रहे हैं तो उसमें हमारी दोनों पार्टीज इन्वॉल्व होती है। एक पार्टी से या एक व्यक्ति से हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है। जब हम कॉन्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो सामने भी हमारा एक और पार्टी होना चाहिए, तभी हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। ये जो हमने आपके सामने कार्टून यहाँ पे रखने का काम किया, इस कार्टून के माध्यम से हैंडशेकिंग के माध्यम से एक यहाँ पे एग्रीमेंट, एक हमने प्रॉमिस, एक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हमने बनता हुआ आपको दिखाया है। इससे रिलेटेड मैं बार बार एग्जाम्पल आपको अभी अपने स्लाइड्स में दिखाने वाला हूं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट सेकंड, जो कि आज मैं आप ही लोगों के लिए लेकर के आया हूं। साथियों ये जो चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं ये दोनों लैंग्वेजेस में आपको देखने के लिए मिलेगा। दोनों लैंग्वेजेस की बात करें तो इसका जो कंटेंट है साथियों आपको हिंदी में भी मिलेगा, साथ साथ आपको इंग्लिश में भी मिलेगा। दोनों लैंग्वेजेस में मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि कंटेंट सिर्फ एक लैंग्वेजेस में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि दोनों लैंग्वेजेस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करूं जिससे किसी भी प्रकार का किसी भी लैंग्वेज का बैरियर यहाँ पे न खड़ा हो। तो आज हमारे पास है प्रस्थापना करने का ढंग। अब इसी कंटेंट को आप चाहेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि काइंड्स ऑफ ऑफर क्या होता है, ऑफर के अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। तो पहले हम हिंदी वाले को देख लेते हैं, फिर हम इंग्लिश वाले को भी देखेंगे। कह रहा है कि प्रस्थापना करने का ढंग, ऑफर, काइंड्स ऑफ ऑफर के बारे में बात कर रहा है। जब हम ऑफर के बारे में बात करते हैं साथियों तो कुछ चीजों को ध्यान देने की आवश्यकता होती है, और वो क्या बेसिक चीजें होती हैं। जैसे कि पहला यहां पर दे रहा है, भले आपको दिख ना रहा होगा लेकिन मैं जो चीज बता रहा हूं वो चीज आप सुनेंगे तो चीजें काफी समय तक आपको याद रहेंगी और वही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर साथियों हम प्रस्थापना करने के ढंग के बारे में बात करते हैं तो सबसे तो पहले हमें प्रस्थापना को जानना पड़ेगा कि ये प्रस्थापना होता क्या है, जिसको कि इंग्लिश में प्रस्थापना को आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको काइंड्स ऑफ ऑफर के नाम से आप यहाँ पर जानने का काम करते हैं। ऑफर क्या होता है, ऑफर किस तरह से दिया जाता है, क्या ऑफर जो होता है सिर्फ और सिर्फ हमारा एक्सप्रेस ऑफर ही होता है या फिर हमारा इंप्लाइड भी ऑफर होता है। क्या जब कभी भी हम ऑफर देंगे वो रिटन फॉर्मेट में देंगे या ओरल फॉर्मेट में देंगे, इन सभी चीजों का एक डिटेल एनालिसिस हम इसी वीडियो के माध्यम से साथियों करने वाले हैं। तो कह रहा है कि प्रस्थापना दूसरे पक्षकार को कई तरह से की जा सकती है। मान लीजिए कि जब हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की साथियों, तब हम ये भी बात करेंगे कि हमारे सामने कोई ना कोई पक्षकार, कोई ना कोई पार्टी जरूर मौजूद होगी। हम अकेले सिंगल व्यक्ति कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, नहीं एंटर कर सकते हैं। जब हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फॉलो करेंगे, तब हमारे सामने कोई ना कोई व्यक्ति होना ही चाहिए, तभी हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। देखिए कह रहा है प्रस्थापना दूसरे पक्षकार को कई तरह से की जा सकती है। जैसे कि प्रस्थापना अभिव्यक्त हो सकती है, अभी हमने एक्सप्रेस और इंप्लाइड का जो
ऑप्शंस आप लोगों के लिए बताया। अभिव्यक्त करके हम कुछ कह करके भी क्या कर सकते हैं, प्रस्थापना कर सकते हैं, ऑफर को हम दे सकते हैं, अभिव्यक्त हो सकती है। साथ ही साथ इंप्लाइड की हमने बात किया है, विवक्षित हो सकती है। दोनों प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, दोनों प्रकार से हमने प्रस्थापना कर सकते हैं। अब अभिव्यक्त का मतलब क्या होता है, हम किसी को कह सकते हैं कि भैया, रिक्शा वाले भैया रुको, तुम यहां से लेकर के यहां तक चलना चाहते हो क्या? तो वो कह रहा है कि हाँ साहब, आप बैठिए मेरे रिक्शे पे, मैं आपको यहां से यहां तक लेकर के चलना चाहता हूं। तो ये क्या हो गया, हमने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया उसके सामने कि तुम एग्री कर रहे हो कि मुझे वहां से लेकर के वहां तक चलोगे। तो वो कह रहा है कि हाँ मैं लेकर के चलूंगा। तो ये हमने क्या कर लिया, ये हमने अभिव्यक्त कर लिया, मीन्स कि ये इंप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट हमने कर लिया। लेकिन जब हम विवक्षित की बात करते हैं तो विवक्षित संविदा क्या होती है, तो कह रहा है कि विवक्षित भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है और इंप्लाइड भी हो सकती है। जैसे कि इशारे में रिक्शा वाला आ गया, चलोगे, बस ऐसे इशारा कर दिया, तो हमने इंप्लाइडली उसको कह दिया, हमने उसमें किसी चीज को हमने कहा नहीं, लेकिन यहां पे क्या हो गया, वो समझ गया और ले जाकर के हमारे डेस्टिनेशन तक हमको छोड़ दिया। तो ये एक्सप्रेस और इंप्लाइड दोनों चीजों को आप लोगों ने समझ लिया। साथ ही साथ कर रहा है, और प्रस्थापना का अर्थ आचरण द्वारा भी निकाला जा सकता है। जो हम जेस्चर्स करते हैं, जो हम आचरण को शो करते हैं कि भैया आ जाओ, इधर आ जाओ, ऐसे हाथ से हमने किया, मीन्स कि तुमको बुलाया जा रहा है। अब तुमको क्या करना है, बुलाने का मतलब होता है, ये एक सांकेतिक भाषा होता है, और इस बुलाने का मतलब होता है कि तुमको कॉल आउट किया गया है, तुमको अब आना है। तो ये भी इसी के अंतर्गत फॉल करता है। कर उसे प्रस्थापना का अर्थ आचरण द्वारा भी निकाला जा सकता है। ये वन लाइनर है और वन लाइनर को इसी तरह से आपको समझने की आवश्यकता होगी। आपने इसमें दो तीन चीजों को, दो तीन की पॉइंट्स को देखने का काम किया। एक अभिव्यक्त हो सकता है, दूसरा विवक्षित जिसको हम लोग इंप्लाइड कहते हैं, और तीसरा हमारे कंडक्ट द्वारा, हमारे जेस्चर के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, हम प्रस्थापना को कर सकते हैं। तो इसका जो मेन क्रक्स था वो ये मेन क्रक्स ये है, अभिव्यक्त भी हो सकता है, साथ साथ इसको विवक्षित भी कर सकते हैं, और आप देखना चाहते हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम आचरण के द्वारा भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें तीन ही मेन फीचर आपको देखने के लिए मिला है। अब यहां पर देखिए, अब यहां पे आपको क्या कह रहा है, नेक्स्ट जब वन लाइनर को आप यहां पर देखेंगे तो नेक्स्ट वन लाइनर आपसे कह रहा है कि अभिव्यक्त प्रस्थापना और विवक्षित प्रस्थापना के संबंध में अधिनियम की धारा 9 किसकी बात कर रहा है, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 9 प्रावधान करता है। जब हम सेक्शन नंबर 9 को पढ़ेंगे तो सेक्शन नंबर 9 हमको बताएगा कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, किस तरह से इन दोनों प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को हम करते हैं, और इन्हीं सभी चीजों के बारे में हमको बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 9। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, जब रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जब आपसे निगेटिव टर्मिनोलॉजीज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसी नेचर के क्वेश्चन आपसे डिमांड की जाती है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझने का काम करते रहिए। कह रहा है कि अभिव्यक्त प्रस्थापना के संबंध में धारा 9 में कहा गया है कि जहां तक कि किसी वचन के प्रस्थापना या प्रतिग्रहण शब्द में किया जाता है वह वचन अभिव्यक्त कहलाता है। अगर हमने शब्दों में कह दिया या हमने वचन दे दिया तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हमने अभिव्यक्त प्रस्थापना के अंतर्गत इसको हम कंसीडर करने का काम करते हैं। तो अभी तक जो भी आप लोगों ने पढ़ा, यहाँ पे जो भी फर्स्ट स्लाइड में आपने पढ़ा कि प्रस्थापना करने का क्या क्या ढंग हो सकता है, तो हम मोड की बात कर रहे हैं, हम मीडियम की बात कर रहे हैं, हम ढंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रस्थापना करने के ढंग की बात कर रहे हैं, इसमें अभिव्यक्त प्रस्थापना की जा सकती है, विवक्षित प्रस्थापना की जा सकती है, और साथ ही साथ आचरण के द्वारा भी प्रस्थापना को किया जा सकता है। इन तीन प्रकार को आपने देखा। साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि जो भी चीजें हमको इसके बारे में जानने की आवश्यकता है, अगर हम डिटेल में इसको और भी पढ़ना चाहते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन नंबर 9 के पास जाएंगे तो सेक्शन नंबर 9 हमको बता देगा, और भी जो चीजें छूट रही हैं उन सभी चीजों के बारे में हमको नॉलेज सेक्शन नंबर 9 नहीं देगा। आइए इसका प्रोविजन थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लीजिए, क्योंकि हमारे पास सभी टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के होते हैं, कुछ हिंदी मीडियम के होते हैं, तो सभी लोगों के लिए मैं कंटेंट लेकर के आता हूं।
तो यहाँ पे आप काइंड्स ऑफ ऑफर के बारे में हम बात करेंगे कि क्या होता है, किस प्रकार का ऑफर होता है, कितने काइंड्स के ऑफर होते हैं। जो चीजें आपने हिंदी में पढ़ने का काम किया, सेम एज यूजुअल कंटेंट आपको इंग्लिश के भी अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा। दोनों में देख लीजिए, दोनों का कंटेंट आप लोगों के लिए बेहतर ही कंटेंट होगा। कुछ चीजें उसमें मैंने बताया, कुछ चीजें मैं इसमें बताने वाला हूं। एक्सप्रेस ऑफर एंड इंप्लाइड ऑफर की बात कर रहे हैं। जैसे कि आपने विवक्षित संविदा को देखा, उसी तरह से यहां पे आप एक्सप्रेस ऑफर को देख रहे हैं और उसी तरह से आप इंप्लाइड ऑफर को भी यहां पर देख रहे हैं। कह रहा है कि एक्सप्रेस ऑफर मींस द ऑफर विच इज मेड बाय वर्ड्स। जो हम वर्ड्स के द्वारा कहते हैं कि भैया ट्रेन का हमको टिकट दे दो, हमको कहां जाना है, हमको दिल्ली से लेकर के मुंबई तक का जाना है, हमें यहां से लेकर के यहां तक का टिकट दे दो। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सप्रेस ऑफर कर रहे हैं। हम मुंह से बोल रहे हैं कि भैया टिकट वाले, काउंटर वाले, हमको एक जनरल टिकट यहां से लेकर के यहां तक का बना करके दे दो, मुझे जाना है। हमने क्या किया, हमने यहां पे एक्सप्रेस ऑफर किया। तो हमारे लिए क्या हो गया, बस वाले भैया, जो भी वाले भैया होंगे, वो एक्सप्रेस ऑफर यहां पे आपको देख करके समझ में आ रहा है कि हमने ये जो इस प्रकार का ऑफर है, हमने इसको वर्ड के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से करने का काम यहां पे किया। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं सेकंड वन लाइनर की, तो सेकंड वन लाइनर में आपसे क्या कह रहा है साथियों, तो सेकंड वन लाइनर में कह रहा है द वर्ड्स मे बी रिटन और ओरल की बात कर रहा है। जो भी वर्ड्स लिखे हो, या तो लिख करके या तो ओरली बोल करके, इसी की बात हम कर रहे हैं। या तो लिख करके बात कर रहे हैं या फिर बोल करके बात कर रहे हैं। द वर्ड मेड इन रिटन, द ऑफर मेड इन रिटन और स्पोकन वर्ड्स इज कॉल्ड एक्सप्रेस ऑफर। जो चीजें हम बोल करके करते हैं, जो चीजें हम समझा करके करते हैं, किस माध्यम से, या तो रिटन के फॉर्म में या फिर ओरल के फॉर्म में, इसको हम कौन सा संविदा के अंतर्गत मानते हैं, तो इसको हम लोग एक्सप्रेस ऑफर के नाम से जानते हैं। और ये आप लोगों ने क्या देखा, अभी एक्सप्रेस वर्ड, एक्सप्रेस ऑफर यहां पर देखा, जो कि हमने क्या किया, हमने वर्ड्स के माध्यम से, जब हम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो वर्ड के अंतर्गत आपका रिटन भी आएगा और वर्ड के अंतर्गत आपका ओरल भी आएगा। इन दोनों चीजों को यहां पे शामिल करने का काम किया जाएगा। ऐसा नहीं कि वर्ड की जब हम बात करेंगे तब हमारा ओरल ही आएगा, नहीं, हम लिख करके भी तो चीजों को दे सकते हैं कि हाँ, मान लीजिए हम पढ़े लिखे हैं, हम डंप हैं, हम बोल नहीं पाते हैं, तो क्या लिख करके देंगे तो वो चीजें सामने वाला समझ नहीं सकता है? बिल्कुल समझ सकता है। इसीलिए एक्सप्रेस ऑफर के अंतर्गत इन दोनों चीजों को शामिल किया है और ये दोनों चीज आपके एग्जामिनेशन में एज अ ऑप्शन के रूप में आपको मिलने वाला है। तो इस चीज को आप सतर्कता से, इस चीज को आप पूरे के पूरे अपने सेंस ऑर्गन के साथ इसको समझने का यहाँ पे काम करिएगा। जितना बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं, उतना बेहतर तरीका से आपका पेपर होने वाला है। अब यहां पे नेक्स्ट वन लाइनर की हम बात करते हैं। कह रहा है द ऑफर मेड इन मैनर डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड इज कॉल्ड इंप्लाइड ऑफर। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी ऑफर हम लोग करते हैं, मेड इन अ मैनर की बात कर रहा है, मेड इन अ मैनर डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड्स। अगर हम वर्ड से डिफरेंट करते हैं तो उसको हम लोग इंप्लाइड ऑफर के नाम से जानते हैं। जैसे हमने जेस्चर से कर दिया, चाहे किसी भी तौर से कर दिया, भैया इधर आओ, इधर चलना है, तो वो समझ गया कि हाँ, यहां से हमको यहां पे जाने के लिए ये इशारा किया जा रहा है। तो ये ना इसमें वर्ड लगा है, ना इसमें किसी भी प्रकार का ओरल हमने बोला है, ना हमने लिखा है, तो ये किस प्रकार का ऑफर हो गया हमारा, तो ये हमारा इंप्लाइड ऑफर के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। और मैं बार बार आप लोगों से बता रहा हूं कि जब आपको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को जानना है तो आपको डायरेक्ट सेक्शन नंबर 9 के पास जाना पड़ेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पास। और सेक्शन नंबर 9 आपको एक एक बातें, एक एक चीज अलग अलग करके बताने का काम करेगा कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इंप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है और कहां पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी चीजों को वहां पे बताने का अच्छे से काम किया गया है सेक्शन नंबर 9 के अंतर्गत। देखिए, कह रहा है सेक्शन 9 मेक इट क्लियर दैट इज सो फार एज द ऑफर और एक्सेप्टेंस की बात करता है ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन द वर्ड्स। ये चीजें मैंने ऑलरेडी अभी आपको बता दिया। साथ ही साथ कह रहा है द प्रोमिसेस इज सेड टू बी एक्सप्रेस इन
expressed in so far as such offer or acceptance is made otherwise than the word the promise is said to be employed। अब यहां पे देखिए इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है। जब जब हम सेक्शन नंबर 9 की बात करेंगे तब तब सेक्शन 9 हमको डिटेल में तो बताता ही है सभी चीजों को, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताएगा, इंप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताएगा, लेकिन यहां पे जो चीजें हम लोग पा रहे हैं, प्रॉमिस की बात कर रहा है कि प्रॉमिस इज मेड। कैसे मेड किया जाएगा? जो भी हम प्रोमिसेस करते हैं कुछ ना कुछ उसमें वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ प्रोमिसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग एक्सप्रेशन को भी शो करने का काम करते हैं, साथ ही साथ उसमें ऑफर होता है, या तो ऑफर होगा या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सेप्टेंस उसमें जुड़ा होगा। तो इन सभी चीजों के बारे में यहां पे बताया जा रहा है, और जो कि हमारा प्रॉमिस क्या बन जाता है, हमारा प्रॉमिस यहां पे कह रहा है द प्रॉमिस इज सेड टू बी इंप्लाइड। जो भी प्रॉमिस इसमें हमने करते हैं वो हमारा प्रॉमिस इंप्लाइड प्रॉमिस के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। यहां पे एक इससे रिलेटेड एक केस भी आपके सामने आ रहा है। केस को देखिए, केस लॉ में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है, जो आपका नेक्स्ट वन लाइनर बन रहा है, कह रहा है द फेमस केस ऑन एम्प्लॉयड प्रपोजल इज स्टेवन वर्सेस बॉम्बे एंड सन्स का मामला है। ये फेमस केस है और इस केस को एज यूजुअल आपको अगर मगअप कर सकते हैं तो इसको मगअप कर लीजिए, जितना अच्छे से इसको समझ सकते हैं समझने का यहाँ पे प्रयास करिए। यहाँ पे एज अ कोटेशन के तौर पे आपके सामने केस दिया गया है, और कौन सा केस है? स्टेफन वर्सेस बॉम्बे एंड सन्स का यहाँ पे मामला आपके सामने रखा गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो केस लॉ आता है, ये केस लॉ आ रहा है इन अपटन आरडीसी वर्सेस पावेल 1942। All the court held that the services were rendered by Upton Fire Brigade and employed promise by the defendant out to pay from them, and therefore the Upton Fire Brigade was entitled to। यहाँ पे एक केस लॉ आपके सामने आ रहा है, अपटन आरडीसी वर्सेस पावेल का मामला आ रहा है, 1942 का मामला है, और ये यहाँ का इंडिया का मामला भी नहीं है। इस मामले में ये पूरे के पूरे सबस्टांसेस आपको लिए बताए गए हैं, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिला है। इस स्ट्रक्चर से आपको मतलब नहीं है, बस आप केस का नाम याद करके रखिएगा। केस ही आपके लिए अगर आता है आपके एग्जामिनेशन में तब बस केस को ही आप मार्क करिएगा। नेक्स्ट हम अब यहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट आपके लिए क्या वन लाइनर मैं लेकर के आया हूँ। फिर आपके पास हिंदी वाला कंटेंट आ गया, एक बार हिंदी का कंटेंट आपको मिलेगा, फिर एक बार आपको इंग्लिश का कंटेंट मिलेगा, दोनों लैंग्वेजेस का कंटेंट आपको साथ साथ मिलता चलेगा। अब हम लोगों ने अभी तक विवक्षित संविदा को हम लोगों ने यहाँ पर देखने का काम किया है कि क्या होता है, जो कि सेक्शन नंबर 9 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिल रहा है। कह रहा है फिर नेक्स्ट वन लाइनर कह रहा है विवक्षित प्रस्थापना से संबंधित प्रमुख मामले स्टेवन बनाम ब्रेमले एंड सन्स का है, जो अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखने का काम किया है। एंड सन्स वाला ये वाला मामला सेम एज यूजुअल इसी मामले की बात यहाँ पे कर रहा है। फिर यहाँ पे एक नेक्स्ट केस लॉ आपको 2004 का मामला देखने के लिए मिल रहा है। ये इस मामले में क्या कर रहा है सुल्ताना सादिक बनाम संजय राज्य सुबह 2004 IRSCW के प्रकरण में धारित हुआ है कि प्रतिग्रहण अभिव्यक्त हो सकता है। जो भी हम प्रतिग्रहण करते हैं वो क्या हो सकता है, वो अभिव्यक्त हो सकता है, वो इंप्लाइड हो सकता है, अथवा आवश्यक विवक्षित के आधार पर भी प्रतिग्रहण माना जा सकता है। तो इन दोनों चीजों को आप इस केस लॉ के अंतर्गत समझने का प्रयास कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रस्थापना आचरण द्वारा भी की जा सकती है। अगर हम अपने जेस्चर्स के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रस्थापना करना चाहते हैं तो हम अपने जेस्चर्स का भी इस्तेमाल करके, हम अपने आचरण का भी इस्तेमाल करके प्रस्थापना कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि टीचर गुस्सा रहा है स्टूडेंट के ऊपर कि अभी मैं तुमको मारने वाला हूं, तो ये क्या कर रहा है, यहां पे किसी भी प्रकार का वो आचरण जो प्रस्थापना तो करना चाहता है, लेकिन किसके द्वारा करना चाहता है? अपने जेस्चर्स के द्वारा, अपने कंडक्ट के द्वारा यहां पे करने का प्रयास कर रहा है। प्रस्थापना आचरण द्वारा भी की जा सकती है। इस बिंदु पर प्रमुख मामला अपट्रान रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाम पावेल का यहाँ पे मामला भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर कहेगा कि आचरण द्वारा प्रस्थापना किससे होता है, किस केस लॉ के अंतर्गत ये बात बताई गई थी, तो केस लॉ भी आपके सामने यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। अपट्रान रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाम पावेल का मामला यहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ नेक्स्ट अगर हम यहां पे आते हैं तो नेक्स्ट को देखिए, नेक्स्ट वन लाइनर को। इस वन लाइनर के अंतर्गत कहा जा रहा है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बनाम ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी
लिमिटेड 2008 के प्रकरण में धारित हुआ कि पक्षकारों के मध्य संविदा की शर्तों को उनके शब्दों द्वारा ही नहीं बल्कि उनके आचरण द्वारा भी सिद्ध किया जा सकता है। और यह मामला कौन सा है साथियों? तो इस मामले की अगर हम बात करेंगे तो पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बनाम ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी की बात यहां पे की जा रही है। और इस मामले में दोनों बातों को आपको देखने के लिए मिल रहा है कि पक्षकार के मध्य, अगर हम दोनों पक्षकार की बात करते हैं, जब पक्षकार की बात करते हैं तो एक पार्टी हम है और एक पार्टी हमारा सामने वाला है, इसीलिए दोनों को मिलाकर के पक्षकार शब्द यहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पक्षकारों के मध्य जो भी संविदा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो जाते हैं, उसमें शर्तों को उनके शब्दों के द्वारा, जो यहां पे शर्त, जो कि यहां पे शर्त रखा जाता है, किसके द्वारा? उनके शब्दों के द्वारा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ शब्दों के द्वारा ही नहीं बल्कि उनके आचरण द्वारा भी क्या किया जा सकता है? उनके आचरण द्वारा भी सिद्ध किया जा सकता है। यह बात आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है। ऐसा नहीं कि साहब मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो सिर्फ आचरण ही कर रहा था। तो साहब इस केस में बता दिया गया है कि अगर आप शब्दों के द्वारा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, फिर भी अगर आपने आचरण दिखाया है इस टाइप का, अगर इस टाइप के आप आचरण को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो हम लोग मान लेंगे कि आपने क्या किया है, आपने सिद्ध कर दिया है। इससे यह सिद्ध किया जा सकता है कि आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहते हैं या फिर आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या हैं, आप यहां पे एक्सेप्टेंस अपना देना चाहते हैं। फिर यहां पर देखिए नेक्स्ट वन लाइनर आप ही लोगों के लिए आ रहा है और ये नेक्स्ट वन लाइनर आप लोगों के लिए क्या कहता है? कह रहा है कि प्रस्थापना कई प्रकार की हो सकती है। अगर हम यहां पे नेक्स्ट वन लाइनर की बात करते हैं तो प्रस्थापना कई प्रकार की हो सकती है। अब एक प्रकार का कोई कहे कि प्रस्थापना हो सकता है तो मैं कहूंगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब बताया जा रहा है कि कई प्रकार की प्रस्थापनाएं हो सकती हैं तो इसको आपको जानने की आवश्यकता होती है कि किस किस प्रकार की प्रस्थापना हो सकती है। प्रस्थापना कई प्रकार की हो सकती है, जैसे प्रस्थापना विशिष्ट भी हो सकता है, जनरल प्रस्थापना स्पेसिफिक हो सकता है। विशिष्ट का मतलब होता है कि वो स्पेसिफिक हो करके भी क्या किया जा सकता है, वहां पे प्रस्थापना हम कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं। प्रस्थापना कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे प्रस्थापना विशिष्ट भी हो सकती हैं और प्रस्थापना सामान्य स्पेसिफिक एंड जनरल भी हो सकती है। अब यहां पे आपको कैटेगरी बता दिया, एक तो स्पेसिफिक हो सकता है और एक जनरल हो सकता है। जैसे जनरल ऑफर के बारे में हम बात करते हैं कि जनरल ऑफर क्या होता है, तो साथियों मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि एक केस लॉ आया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही अंतर्गत, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का मामला आया था। और उस मामले में साथियों आप सभी को पता होना चाहिए कि एक कंपनी के द्वारा एक जनरल ऑफर जारी किया गया था, किसी भी प्रकार का कोई भी स्पेसिफिक ऑफर नहीं जारी किया गया था। और ये जो मैं केस आपके सामने बता रहा हूं कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का, साथियों इतना लैंडमार्क जजमेंट है अपने आप में कि बार बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, साथ ही साथ आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं। तो इन सभी चीजों को आप ध्यान में रखिएगा, एक एक पॉइंट को आप नोट्स बनाते हुए चलिए कि जनरल ऑफर क्या होता है और हमारा स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है। स्पेसिफिक ऑफर यह होता है कि मुझे आकर के स्पेसिफिकली ऑफर दिया गया कि नहीं, ये जो काम करना है, ये जो चीजें करना है, ये स्पेसिफिकली आप ही को करना है, ये होता है स्पेसिफिक। और जनरल का मतलब होता है कि पूरे समाज के लिए किया जाता है कि भैया कार्बोलिक का ही हम एग्जांपल लेते हैं, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का मामला आया था और इस मामले में यह कहा गया था कि जो भी हमारे द्वारा बनाए हुए दवाई को हमारे ही गाइडलाइन के अनुसार लेगा उसको कभी भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। ये कार्लिल नामक जो महिला थी, इसने दवाई लिया और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे उस दवा को खाने का, अपने बुआ को या किसी को खिलाने का काम किया, फिर भी उसका इन्फ्लुएंजा एट दैट टाइम ठीक नहीं हुआ। तो उसने कोर्ट में केस फाइल किया कि साहब जिस तरह से इन्होंने बताया था, जो भी गाइडलाइन इन्होंने प्रोवाइड किया था, मैंने उसी गाइडलाइन का फॉलो किया, फिर भी हमारी बुआ को या हमारी चाची को, जो भी वहां पे रहा होगा, उनको इन्फ्लुएंजा हो गया था। तो कोर्ट ने कहा कि मैंने ऑफर दिया था तो इनसे स्पेसिफिक ऑफर होकर के थोड़े नहीं दिया था। तो कोर्ट ने कहा नहीं 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 नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं। आपने जो भी ऑफर दिया था वो आपके ऑफर का जो नेचर था वो जनरल ऑफर का नेचर था और जनरल ऑफर कोई भी आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। अभी कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस भी आपको देखने के लिए में भी मिलने वाला होगा।
या मिलेगा। ये केस लॉ आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट यहां पर देखिए विशिष्ट प्रस्थापना की बात कर रहा है। कर है विशिष्ट प्रस्थापना क्या होता है? विशिष्ट प्रस्थापना से तात्पर्य ऐसे प्रस्थापना से है जो किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को की जाती है। अब आप देखिए कि विशिष्ट प्रस्थापना किसको कहा जाता है। अभी आप लोगों ने यहां पर देखने का काम किया कि स्पेसिफिक एंड जनरल की हम बात करते हैं, इसी तरह विशिष्ट प्रस्थापना, विशिष्ट का मतलब होता है कि स्पेसिफिक होकर के मैं प्रस्थापना यहां पर करने जा रहा हूं। अब स्पेसिफिक होकर के कि मैं जो मेरा सब्सक्रिप्शन लेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा स्पेसिफिक स्टूडेंट हो जाएगा, और जब मैं यूट्यूब पे क्लासेस ले रहा हूं तो ये जनरल क्लासेस हो जाएगा। तो दोनों का अंतर आई थिंक आप लोग समझ भी गए होंगे। अब यहां पे कहा जा रहा है कि विशिष्ट प्रस्थापना से तात्पर्य ऐसी प्रस्थापना से है जो किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से की जाती है। इसको हम लोग कहां पे रखते हैं, इसको किस कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं? तो इसको विशिष्ट प्रस्थापना की कैटेगरी के अंतर्गत रखने का काम किया जाता है। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ कह रहा है यह प्रस्थापना केवल उसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा स्वीकार या प्रतिग्रहण एक्सेप्टेंस की जा सकती है जिसको कि वह की गई है। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कि मैं कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड क्लासेस आपको भेजता कि जो जो लोग मेरा सब्सक्रिप्शन को एक्सेप्ट करेंगे, जो जो मेरे सब्सक्रिप्शंस को लेंगे वो मेरा क्लास देख सकते हैं। तो जिसने जिसने हमारे सब्सक्रिप्शन को एक्सेप्ट किया वो मेरा स्पेशल क्लास भी देख सकता है। लेकिन मैंने एक जनरल ऑफर भी दिया कि जो लोग मेरे क्लास का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते हैं वो लोग भी क्या कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे आप जाकर के मेरे क्लास को, मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो स्पेसिफिक में ये होता है कि जिसको मैं चाहूं उसको मैं भेजूं। लेकिन जब जनरल की बात आती है तो जनरल में लार्ज अमाउंट ऑफ पीपुल को यहां पे शामिल किया जाता है। ये बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आप नेटफ्लिक्स का आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जो भी चीज का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं वो स्पेसिफिक होता है, सिर्फ आप ही तक सीमित होता है। लेकिन जब जनरल की बात करते हैं तो हॉटस्टार कुछ चीजें फ्री में भी देता है, फ्री के कंटेंट आप देखिए वो जनरली सबके लिए है। तो ये चीजें, ये अंतर आपको आना चाहिए, और जब जब ये अंतर आएगा तभी तभी आप अच्छे से वर्क कर पाएंगे, तभी तभी आप आंसर की राइटिंग या फिर आप अपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, अन्यथा आप परेशान रहेंगे। कर कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह उसको स्वीकार नहीं कर सकता है। जाहिर सी बात है हमारे पास कोड आएगा, जो भी QR कोड आएगा या फिर कोई भी हमारे पास OTP आता है, वन टाइम पासवर्ड आता है, वो मेरे ही पास आएगा और मैं ही उसका एक्सेस कर सकता हूं। इसी को स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के भी नाम से इसी को जानने का काम किया जाता है। आगे यहां पर देखिए सामान्य प्रस्थापना, जनरल ऑफर के बारे में यहां पे बता दिया गया। क्या होता है जनरल ऑफर? ये जो जनरल ऑफर होता है लार्ज अमाउंट ऑफ जनसाधारण के लिए ये किया जाता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। कह रहा है सामान्य प्रस्थापना से तात्पर्य ऐसी प्रस्थापना से जो जनसाधारण को की जाती है, एक व्यक्ति को नहीं, दो व्यक्ति को नहीं, ये लार्ज अमाउंट ऑफ पीपुल के लिए जनरल ऑफर दे दिया जाता है। जैसे अभी मैंने कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी वाला मामला आप लोगों के सामने रखने का काम किया था। साथ ही साथ कहा रहा है परंतु संविदा केवल उसी व्यक्ति से होता है जो सामान्य प्रस्थापना की शर्तों को पूरी करता है। मैंने आप सभी लोगों को बताया था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, और उसने इन्हीं के बताए हुए जो भी इन्होंने गाइडलाइन दिया था कि दवा इसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग खाना है, महिला उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग दवा खाई भी थी। मींस कि वो कहीं ना कहीं इनके सामान्य प्रस्थापना, इनके जनरल ऑफर में कहीं ना कहीं एंटर हुई थी कि नहीं हुई थी। अब आप लोग देखिए यहां पे बताइए, कर रहा है सामान्य प्रस्थापना की शर्तों को पूरी करता है, जो वो शर्त बताए हैं उस शर्त के अकॉर्डिंग उसके अंतर्गत उसने एंटर भी किया था। साथ ही साथ यहाँ पे नेक्स्ट आप वन लाइनर को देखिए। यह वन लाइनर जो आपसे कहना चाहता है, कर रहा है विशिष्ट प्रस्थापना के संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि इसको प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्थापक को दी जानी आवश्यक है। यहां पे हम आपको सूचना भी देना चाहिए, ये भी देना आवश्यक होता है। अगर हम विशिष्ट प्रस्थापना की बात करते हैं तो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की बात यहां पे करते हैं तो सामान्य प्रस्थापना में, अब यहां पे सामान्य प्रस्थापना की कहानी देख लीजिए कि सामान्य प्रस्थापना क्या होता है। सामान्य प्रस्थापना की अगर हम बात करते हैं, सामान्य प्रस्थापना में प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्थापकों को दी जानी आवश्यक नहीं है। भैया
फेयर लवली ऐड अपना कर रहा है, फेयर एंड हैंडसम अपना ऐड कर रहा है, पॉन्ड्स क्रीम अपना ऐड कर रहा है। हम खरीदते हैं तो जा करके बताते हैं कि भैया, कंपनी वाले भैया देख लो, आज मैंने फेयर लवली खरीद करके लाया है, आज मैंने फेयर हैंडसम खरीद करके लाया है, अगर तुम्हारे बताए हुए गाइडलाइन को भी मैं फॉलो कर रहा हूं फिर भी मैं गोरा नहीं हो रहा हूं तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। ऐसा बताने कोई जाता है? बिल्कुल नहीं बताने जाता है। ये सामान्य प्रस्थापना है, ये जनरल ऑफर की बात है। ये जितने भी ब्यूटी प्रोटेक्ट या ब्यूटी कॉन्टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, ये सभी के सभी कहीं ना कहीं बेचारे कंपनसेशन ही लोगों को देते में परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे सामान्य प्रस्थापना को आप यहाँ पे समझने का प्रयास करिए इन्हीं सभी एग्जाम्पल्स के माध्यम से, जो एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक एक करके रखने का काम कर रहा हूं। देखिए, कर बशर्ते शर्त का पालन उसी ढंग से किया गया होना चाहिए जिस ढंग से शर्तों का पालन करने का प्रस्थापक ने बताया है। मान लीजिए कि आप फेयर एंड हैंडसम क्रीम लेकर के आते हैं, या फिर आप कोई भी ऐसा क्रीम लेकर के आते हैं जिस पे बताया गया है कि आप 7 दिन के बाद गोरा हो जाएंगे। एग्जाम्पल सुनिए, 7 दिन के बाद आप गोरे हो जाएंगे, और सभी लोगों को गोरा होना बहुत पसंद है। तो आप जाते हैं, प्रोडक्ट को मार्केट से परचेस करके लेकर के आते हैं, जिस तरह से जो गाइडलाइन बताई गई है आप उसी गाइडलाइन के बिहाफ पे आप काम कर रहे हैं। कह रहा है कि दिन भर में 4 बार मुंह धुलना है, धुलिए। कह रहा है दिन भर में 8 बार क्रीम लगाना है, आप 8 बार क्रीम लगाइए। जो गाइडलाइन दिया है आप डेट की मार्किंग करिए। उसके बाद से अगर नहीं होते हैं तो आप जागरूक हैं तो कंज्यूमर फोरम में आप जा भी सकते हैं कि साहब इन्होंने गाइडलाइन बताया था कि 7 दिन में, दावा किया था इन्होंने कि 7 दिन में आप गोरे हो जाएंगे, लेकिन साहब मैं 7 दिन में किसी भी प्रकार से गोरा नहीं हुआ। गोरा तो छोड़िए, और काला हो गया इनके क्रीम लगा लगा के। उसका कंपनसेशन हमको कौन देगा? आप जागरूक है, आप जाइए कोर्ट में। ये गई थी कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी वाली महिला गई थी, और जाने के बाद उसको 100 पाउंड का वहां पे इनाम भी देखने के लिए मिला था। जब आप केस को पढ़ेंगे तो आपको केस के मामले में समझ में आएगा, क्योंकि ऐसी दशा में यह मान लिया जाता है कि प्रस्थापक ने संसूचना प्राप्त करने के अपने अधिकार को छोड़ दिया है। आगे अब देखिए, यहां पे सामान्य प्रस्थापना से संबंधित, अब देखिए जिस केस का मैं बार बार जिक्र कर रहा था वो केस आपके सामने देखने के लिए आ गया। कह रहा है सामान्य प्रस्थापना से संबंधित प्रमुख मामला कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का यहाँ पे मामला आता है, और ये मामला अपने आप में बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट होता है। जब जब हम जनरल ऑफर की बात करेंगे तब ये केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब विशिष्ट प्रस्थापना की बात करिए कि विशिष्ट प्रस्थापना क्या होता है, किसको हम लोग विशिष्ट प्रस्थापना के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। कह रहे विशिष्ट प्रस्थापना और सामान्य प्रस्थापना, इन दोनों प्रस्थापना की बात करते हैं। विशिष्ट प्रस्थापना और सामान्य प्रस्थापना दोनों के संबंध में यह बात महत्वपूर्ण है कि प्रतिग्रहण पूर्ण और शर्त रहित होनी चाहिए। प्रस्थापना में प्रतिग्रहण का कोई ढंग विहित है, अगर कोई ढंग बताया गया है तो उसी ढंग से हमें होना चाहिए, उसी ढंग का हमें पालन भी करना चाहिए। कर प्रतिग्रहण का कोई ढंग विहित है तो प्रतिग्रहण उसी ढंग से होना चाहिए। इस संबंध में अधिनियम की धारा 8 उपबंध करती है। जब जब आप सेक्शन नंबर 8 को पढ़ेंगे साथियों, तो सेक्शन नंबर 8 के अंतर्गत आपको यह कंटेंट देखने के लिए मिलेगा विशिष्ट प्रस्थापना का। आप कहेंगे कि क्या होता है विशिष्ट प्रस्थापना, तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि विशिष्ट प्रस्थापना यह होता है कि साथियों उसमें पूर्ण रूप से शर्त रहित होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी शर्त नहीं होना चाहिए, शर्त सहित नहीं, शर्त रहित होना चाहिए। जो भी ढंग उसमें बताया गया उस ढंग का हमें पालन करना चाहिए। और अधिक जानकारी लेनी है तो सेक्शन नंबर 8 के पास भी चले जाना चाहिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पास। वहां पे आपको इससे रिलेटेड और भी जानकारियां मिलने वाली हैं। साथ ही साथ यहां पर आप देखिए नेक्स्ट वन लाइनर की हम बात करते हैं। नेक्स्ट वन लाइनर में आपसे क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि बीमा की प्रस्थापना के संबंध में चाहे वो विशिष्ट प्रस्थापना अथवा सामान्य हो, प्रस्थापक को प्रतिग्रहण की संसूचना देना आवश्यक है। यहां पे जो सूचना की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि ये सूचना इनको देने के लिए ये सूचना देना इनको आवश्यक होता है। अर्थात जब तक बीमा करने वाला व्यक्ति अपने प्रतिग्रहण का संज्ञान सिग्निटी करने के लिए कुछ करता या कहता नहीं है, तब तक प्रवर्तन संविदा का
निर्माण नहीं हो सकता। इस बिंदु पर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का एक मामला आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाला है। अब हम आगे चलेंगे, आगे के कंटेंट को देखेंगे, वहां पे आपको चीजें मिलने वाली है। जो चीजें हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा था साथियों, सेम एज यूजुअल यहाँ पे आपको इंग्लिश के अंतर्गत इंग्लिश का कंटेंट आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो दोनों कंटेंट को पढ़ने से ज्यादा हमारा टाइम लग रहा है। जैसे कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड का आप लोगों ने मामला पढ़ा था, वो मामला आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। यहां पे आपको एक नया चीज देखने के लिए मिल रहा है, क्रॉस ऑफर। अब क्रॉस ऑफर को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है क्रॉस ऑफर। अभी तक आप लोगों ने सभी चीजों को पढ़ा है, एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है, इंप्लाइड ऑफर क्या होता है, थोड़ा सा क्रॉस ऑफर के बारे में भी जान जाइए कि क्रॉस ऑफर क्या होता है, किसको हम लोग क्रॉस ऑफर के नाम से जानते हैं। जो जो कॉन्सेप्ट आता जाता है उन सभी कॉन्सेप्ट को एक एक करके मैं आपके सामने डील करता हुआ चलूंगा। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट ना हो जो कि आपके एग्जामिनेशन में आए और आपका नंबर कटवा करके जाए, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट आपके सामने नहीं छोड़ेंगे। करेक्ट, क्रॉस ऑफर, व्हेन द ऑफर मेड बाय द टू पर्सन्स, जब ऑफर क्या करते हैं, बनाते हैं, दो पर्सन के द्वारा ऑफर्स को बनाया जाता है, टू ईच अदर कंटिन्यूइंग सिमिलर टर्म्स ऑफ बार्गेनिंग क्रॉस ईच अदर इन पोस्ट। देखिए क्रॉस ऑफर क्या है, जैसे कि मैं मिस्टर ए को यहां पर मैंने बना दिया, ये मिस्टर ए भाई साहब हैं, ये जो भी होंगे मिस्टर ए भाई साहब हैं, साथ ही साथ यहां पे मिस्टर बी भाई साहब हैं, ये मिस्टर ए हैं और ये मिस्टर बी हैं। दोनों लोग यहां पे आप आमने सामने बैठे हैं। कोई प्रोडक्ट ये बेच रहे हैं, कोई प्रोडक्ट ये खरीद रहे हैं, कोई प्रोडक्ट पे ये इनसे बार्गेनिंग करना चाहते हैं। दोनों लोगों का क्या आ जा रहा है, दोनों लोगों का लेटर आकर के ऐसे क्रॉस कर जा रहा है, जैसे क्रॉस होता है ना, ऐसे क्रॉस कर जा रहा है। अब इसी को क्रॉस ऑफर के नाम से हम लोग यहाँ पे जानते हैं। क्या होता है क्रॉस ऑफर, एट दैट टाइम ये भी कुछ भेज रहे हैं इनको, एट दैट टाइम ये भी कुछ इनको भेज रहे हैं, तो दोनों लोगों का क्या हो जा रहा है, यहाँ पे क्रॉस हो जा रहा है। इसी को सिंपल तौर पे क्रॉस ऑफर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए लैंग्वेज में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है व्हेन द ऑफर मेड बाय द टू पर्सन टू ईच अदर कंटेनिंग सिमिलर टर्म्स ऑफ बार्गेनिंग, दोनों के द्वारा सिमिलर टर्म, ये कह रहे हैं कि भाई साहब मैं अपना प्रोडक्ट 100 रुपए में बेचूंगा, ये कह रहे हैं भाई साहब मैं आपका प्रोडक्ट 90 रुपए में परचेस करूंगा। तो दोनों लोगों का यहां पे क्या हो जा रहा है, बार्गेनिंग जो यहां पे कर रहे हैं, बार्गेनिंग इनका क्रॉस हो जा रहा है ईच अदर पोस्ट में। ये 1872 का आप कानून पढ़ रहे हैं, आज आप 2023 में जी रहे हैं, तो आप ये ना कहिएगा कि सर पोस्ट से कहां होता है, तो ये 1872 का आप कानून पढ़ रहे हैं। 1872 के तौर पे आपको सोचना है कि उस समय जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे, जो भी चीजों की बार्गेनिंग हुआ करती थी, जो भी चीजें हम लोग परचेस करते थे या बाई करने का काम करते थे, वो किसके माध्यम से करते थे साथियों, तो वो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट के माध्यम से किया करते थे। और ये पोस्ट के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि सामने वाले ने एक पोस्ट भेजा कि भैया मेरा प्रोडक्ट है, तुम 100 रुपये में परचेस करोगे, तो उसने भी एक पत्र भेज दिया कि नहीं भैया तुम्हारा प्रोडक्ट हम परचेस करेंगे, लेकिन मात्र और मात्र 90 रुपए में हम आपके प्रोडक्ट को परचेस करने वाले हैं। तो इसी को क्रॉस ऑफर कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पे पोस्ट की भी बात की जा रही है। ये बात ध्यान दीजिएगा कि ये लेटर के थ्रू सेलिंग एंड परचेसिंग यहाँ पे की जा रही है। अदर इन पोस्ट दे आर नोन एज क्रॉस ऑफर, इसी को हम लोग क्रॉस ऑफर के नाम से जानते हैं। और इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ आपके एग्जामिनेशन में आता है। जैसे आप लोगों ने कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी को देखा था, इससे रिलेटेड एक जो मामला आता है टिन वर्सेस हॉफमैन का मामला आता है। और क्रॉस ऑफर की हम बात करते हैं साथियों, तो क्रॉस ऑफर पे ये लीडिंग केस लॉ बनता है टिन वर्सेस हॉफमैन का केस जो होता है। देखिए कर रहे हैं टिन वर्सेस हॉफमैन इज द लीडिंग केस ऑन दिस पॉइंट। क्रॉस ऑफर की जब हम बात करेंगे तब ये केस आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां पे होने वाला है। साथ ही साथ आप यहां पर देख लिए स्पेसिफिक ऑफर एंड सेवरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर इज द ऑफर विच इज मेड टू अ डेफिनेट पर्सन। जैसे मैंने बताया कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं हमारे किसी प्रोडक्ट का, तो आप मेरे क्या हो जाएंगे, आप मेरे स्पेसिफिक कस्टमर हो जाएंगे। आप मेरे क्या हो जाएंगे, स्पेसिफिक कस्टमर हो जाएंगे, एक डेफिनेट पर्सन हो जाएंगे। हमको पता तो चलेगा कि हाँ रामू मेरा सब्सक्रिप्शन लिया है, सामू मेरा सब्सक्रिप्शन लिया है, जूनू मेरा सब्सक्रिप्शन लिया है, सोनू मेरा सब्सक्रिप्शन लिया है। ये सभी लोग क्या हो जाएंगे, हमको एक डाटा हमारे पास आ जाएगा। कब, जब आप लोग सब्सक्रिप्शन परचेस करेंगे, सब्सक्रिप्शन को लेंगे, तो ये क्या हो जा रहा है, स्पेसिफिकली
मैं आप लोगों से कहीं ना कहीं जुड़ा रहूंगा। लेकिन इन जनरली की बात करें तो हमारा नीचे का पूरा यहाँ पर देख लीजिए, पूरा का पूरा हमारा यहाँ पर नंबर शो कर रहा है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप शो कर रहा है। भैया जिसको भी जुड़ना है यहाँ पे जुड़ जाए, जिसको भी लगता है कि हमें किसी टॉपिक पे बात करना है, किसी टॉपिक की जानकारी अधिक हमको जनरेट करनी है, कोई बुक हमको लेना है, किसी बुक की जानकारी हमें लेना है, कि हम अगर झारखंड जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कौन सा बुक हम ले लें जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए सबसे बेहतरीन होगा, वो हमसे बात कर सकता है, मैं उसको गाइड कर दूंगा, मैं उसको बता दूंगा। तो ये क्या हो गया है, ये जनरल हो गया। लेकिन स्पेसिफिक में कहूंगा कि भैया मैं नंबर उसी को दूंगा जो मेरा सब्सक्रिप्शन लेगा, तो वो आपका स्पेसिफिक हो जाएगा, और ये जो यहाँ पे फ्लैश कर रहा है ये जनरल हो जाएगा। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और जनरल कॉन्ट्रैक्ट किसको हम कहते हैं। यहां पर आप लोगों ने इन सभी चीजों को यहां पर देखने का काम किया। यहां पर भी देखिए जो केस आ रहा था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का, जो हमने बात बताया था, और साथ ही मैंने कहा था आपसे कि सेक्शन नंबर 8 के पास आपको जाना ही जाना पड़ेगा, और साथ ही साथ अगर आप एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एंड इंप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए सेक्शन नंबर 9 का दरवाजा तो आपको खटखटाना ही पड़ेगा। इन दोनों के दरवाजे को अगर आप खटखटा लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं अच्छा मार्क्स आप अपने एग्जामिनेशन में गेन करने वाले हैं। आइए फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे वन लाइनर्स को सॉल्व करने वाले हैं, और ये जो वन लाइनर है आपके सामने साथियों, जो बीच में छूट गया था उसी का यहाँ पे आपके पास आ रहा है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रस्तावना का प्रतिग्रहण तब तक नहीं कर सकता है, कब तक नहीं कर सकता है, उसका प्रतिग्रहण तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि प्रतिग्रहण करते समय उसे प्रस्तावना का ज्ञान न हो। पता चला कि हमारे पास तो आ गया लेटर, हमने लेटर को खोला ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि उसके अंतर्गत क्या दिया हुआ है। तो इसी की बात यहां पे कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रस्तावना का प्रतिग्रहण तब तक नहीं कर सकता है, तब तक उसको एक्सेप्टेंस नहीं कर सकता है जब तक कि प्रतिग्रहण करते समय उसे प्रस्तावना का ज्ञान न हो। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अर्थात प्रतिग्रहण के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिग्रहणकर्ता को प्रस्तावना का ज्ञान होना ही चाहिए। जो आप कर रहे हैं उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इस बिंदु पर एक महत्वपूर्ण केस आता है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता का मामला होता है। और साथियों ये जो सभी मामले मैं आप सभी लोगों को लिए बता रहा हूं, ये सभी के सभी मामले आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मामले साबित होने वाले हैं। ये सभी के सभी इनके लीडिंग केसेस के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो ये लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता का भी केस आप यहाँ पे संभाल करके याद करके रखने का काम करिएगा। अब आइए देखते हैं सामान्य प्रस्तावना के कई तरह की होती है। जो सामान्य हमारी प्रस्तावना होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, क्या क्या होती हैं, हम एक एक करके यहाँ पे देखने वाले हैं। ए वाले में कह रहा है कि जो सामान्य प्रस्तावना केवल एक ही व्यक्ति द्वारा स्वीकार किए जाने योग्य होती है, तो ऐसी दशा में जैसा ही कोई व्यक्ति उसे स्वीकार करता है प्रस्तावना स्वतः समाप्त हो जाती है और दूसरा व्यक्ति अब उसे स्वीकार नहीं कर सकता है। अगर एक बार हम लोगों ने स्वीकार कर लिया तो दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं कर सकता है। अतः इस बिंदु पर हरभजन लाल बनाम हरचरण लाल का एक मामला आया था, और यह मामला भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला यहां पे हो जाता है अगर हम सामान्य प्रस्तावना की बात करते हैं। तो बी वाले में इसके क्या कर रहा है दोस्तों, तो बी वाले को यहां पर देखिए और बी वाले को ऑब्जर्व करिए कि बी वाले में क्या कर रहा है कि जो सामान्य प्रस्तावना एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा स्वीकार की जा सकती है, तो ऐसी दशा में एक व्यक्ति द्वारा स्वीकार किए जाने पर प्रस्तावना समाप्त नहीं हो जाता है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया तो दूसरा उसको क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे कि हम जनरल ऑफर की बात करते हैं, जैसे कि हम कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी की बात करते हैं, तो जनरल ऑफर वहां पर दिया गया था। ऐसा थोड़े नहीं है कि फेयर लवली का जो ऐड आ रहा है कह रहा है कि 7 दिन में आप गोरे हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हम ही के लिए आता है, हमने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद वो हमारा जनरल ऑफर था, जनरल ऑफर समाप्त हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये जो स्पेसिफिक ऑफर की हम बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक ऑफर की बात हम यहां पे नहीं कर रहे हैं। जो हम जनरल ऑफर की बात कर रहे हैं, ये जनरल ऑफर सभी के लिए रहता है। हम भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, रामू भी कर सकता है, सोहन भी कर सकता है, लता भी कर सकती है, रामू भी कर सकता है। सभी लोग जनरल ऑफर को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। कह रहा है कि प्रस्तावना समाप्त नहीं हो जाता, और यदि कोई अन्य व्यक्ति ऐसी प्रस्तावना की शर्तों को पूरा करता है
तो उसके साथ भी संविदा हो जाती है। ऐसा नहीं कि संविदा खत्म हो जाता है। इस बिंदु पर आपको महत्वपूर्ण केस लॉ देखने के लिए मिलेगा। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का मामला यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण मामला आपके सामने यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, केस लॉ से ही स्टार्ट हो रहा है और ये कौन सा मामला है? तो ये मामला है भगवती प्रसाद पवन कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला यहां पर देखने के लिए मिल रहा है, जो कि AIR 2006 का प्रकरण आपको देखने के लिए मिल रहा है। इस प्रकरण के अंतर्गत साथियों क्या हुआ था, इस प्रकरण को आप यहां पर देखने का काम करिए। कर प्रकरण में रेलवे को माल सौंपा गया जिसको रेलवे में परिदत्त नहीं किया। कोई ऐसा प्रोडक्ट था जो कि रेलवे को कहा गया था, भाई आप सभी लोगों को पता है कि हमारे पार्सल्स, जो हमारे बड़े बड़े पार्सल्स होते हैं, उनको लाने का काम हमारा रेलवे के द्वारा ही किया जाता है। रेलवे को क्या किया गया था? प्रोडक्ट दिया गया था कि भैया ये मेरा पार्सल है, तुम मेरे पार्सल्स को सौंप देना। लेकिन रेलवे ने पार्सल तो लिया लेकिन उसको परिदत्त, उसको पहुंचाया नहीं। माल सौंपने वाले व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है माल सौंपने वाले व्यक्ति ने परिदत्त किए गए माल के मूल्य का दावा किया। भैया जिसका सामान रहेगा, मेरा सामान रहेगा, अगर 1 लाख रुपए का मैं सामान अगर रेलवे से भेज रहा हूं, रेलवे के मालगाड़ी से, कि भैया रेलवे वाले तुमने मेरा पैसा ले लिया, अब तुम मेरे सामान को क्या करो, मेरे जहां पे मैं, अगर मैं प्रयागराज से, अगर कोई मुंबई से मैं प्रयागराज कोई प्रोडक्ट मंगाना चाहता हूं, मैंने मुंबई में बुकिंग करा दिया कि ले जाकर के प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे उसको रखवा दीजिएगा, पैसा ले लिया, माल की बुकिंग हो गई, लेकिन हमको सामान ही नहीं मिला, तो भैया हम अपने मूल्य का तो दावा करेंगे ना रेलवे से कि भैया देखो ये टिकट था, तुमने बुक किया था लेकिन तुमने हमारे प्रोडक्ट को नहीं दिया, तो अब उसका क्या दो, हमको उसका मुआवजा दो। आगे देखिए क्या करा, मूल्य का दावा किया, रेलवे ने उसके दावे के भाग को स्वीकार किया और इसके लिए 2 चेक दिया और स्पष्ट कर दिया कि चेक रखने अथवा इसका भुगतान प्राप्त करने पर इसे स्वतः संपूर्ण दावे का भुगतान माना जाएगा। उसके चेक का भुगतान प्राप्त करने को रेलवे के प्रस्ताव की विवक्षित स्वीकृति माना और उसके द्वारा प्रस्तुत दावे के आवेदन को खारिज कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके साथ काम कर रहा है, क्या क्या चीज आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बता रहा है, और इन सभी चीजों को आपको पढ़ते हुए, आपको समझते हुए चलने का काम करना है। जितना बेहतर तरीके से आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को अपना समय देंगे, उतना ही बेहतर आपके एग्जामिनेशन में ये आपको समय देने वाला है। आपके एक एक क्वेश्चंस का आंसर ये दे करके जाएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं होगा आपके सामने कि एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है, इंप्लाइड ऑफर क्या होता है, क्रॉस ऑफर क्या होता है। साथ ही साथ आप कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का ले लीजिए, हरभजन लाल वर्सेस हरचरण का केस ले लीजिए। साथ ही साथ आप जो भी केस लॉ आप लोगों ने पढ़ा है, इन सभी केस लॉ का अगर नाम ले लीजिए, तो कोई भी ना कोई भी आपके एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे आपसे टकराने ही वाला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इसी एग्जामिनेशन तक ही सीमित रहेगा, बिल्कुल नहीं। आप MP देंगे, आप यूपी देंगे, आप झारखंड देंगे, आप छत्तीसगढ़ देंगे, आप बिहार देंगे, किसी ना किसी एग्जामिनेशन में ये किसी ना किसी स्टेज पे आपसे ये क्वेश्चंस जरूर मिलने वाला है। अब यहां पर आइए हम देखते हैं प्रतिग्रहण का ढंग क्या होता है। प्रतिग्रहण का ढंग किसको हम लोग प्रतिग्रहण कहते हैं? कह रहा है कि प्रतिग्रहण उसी तरीके से होना चाहिए जो प्रस्थापना में विहित किया गया हो। हम एक्सेप्टेंस उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमसे बताया गया है, कहा गया है कि आप अपना चिट्ठी किस तरह से हमको भेजेंगे, आप अपना चिट्ठी हमको ऑनलाइन ही भेजेंगे, तो हमें ऑनलाइन ही भेजना पड़ेगा और हम ऑनलाइन ही उसको क्या करेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा हम नहीं करेंगे कि नहीं हम तो रहते हैं यहीं पे हैं, हम ले जाकर के चिट्ठी उनके घर पे छोड़ करके आएंगे, घर पे पहुंचा करके आएंगे, ऐसा नहीं होगा। जब जब प्रतिग्रहण में तरीका बता दिया गया होगा तो उस तरीके का हमें क्या करना होगा, हमें पालन करना होगा और उसी तरीके से हमें चीजों को करने की आवश्यकता होगी, वरना कहीं ना कहीं वो गलत होगा। कह रहा है विहित किया गया है, और यदि प्रस्थापक ने कोई तरीका विहित नहीं किया है तो सामान्य तथा युक्त ढंग से किया जाना चाहिए। अगर उसमें तरीका बता दिया गया होगा तो बताए हुए तरीके पे ही आपको काम करना होगा। अगर कोई तरीका नहीं बताया गया होगा तो आप क्या करेंगे, रीजनेबल टाइम पे, मीन्स कि युक्त ढंग से जिस तरह से भी पॉसिबल हो सकेगा उस तरह से आप उसको भेजने का काम करेंगे। तो आप प्रतिग्रहण के तरीके को आप लोगों ने यहां पर देख लिया। नेक्स्ट यहां पे प्रतिग्रहण के तरीके को देखिए, क्या कह रहा है प्रतिग्रहण का तरीका। कह रहा है कि प्रतिग्रहण किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इस संबंध में अंग्रेजी विधि और भारतीय विधि में अंतर है। जब जब हम इंग्लिश लॉ की बात करेंगे और जब जब हम इंडियन लॉ की बात करेंगे तो प्रतिग्रहण के तरीके में अंतर हमको देखने के लिए मिलता है, और वो अंतर अभी हम आगे चल करके
देखने वाले हैं कि किस तरह का अंतर होता है, क्या क्या अंतर हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। जब जब हम अंग्रेजी विधि की बात करेंगे साथियों, तो अंग्रेजी विधि के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, आइए देखते हैं। अंग्रेजी विधि का कह रहा है कि अंग्रेजी विधि में यदि प्रस्थापक ने प्रतिग्रहण को कोई ढंग विहित कर दिया है और प्रतिग्रहण उस ढंग से नहीं किया जाता है बल्कि किसी अन्य ढंग से किया जाता है, तो इसके प्रतिग्रहण अविधिमान्य नहीं हो सकेंगे। अब देखिए कह रहा है कि उसके जो प्रतिग्रहण होंगे अविधिमान्य नहीं हो सकेंगे, बल्कि इसके लिए यह देखना चाहिए कि क्या प्रतिग्रहण विहित तरीके से अधिक सक्षम और तेज ढंग से किया गया है, और यदि ऐसा किया गया है तो प्रतिग्रहण विधिमान्य हो जाएगा। अभी तक हम ये जिसकी बात कर रहे हैं साथियों, ये इंग्लिश विधि की बात कर रहे हैं। इंग्लिश विधि में कहा जा रहा है कि अगर जिस मेथड से आपको कहा गया था काम करने के लिए, आप उस मेथड को ना चूज करके आप किसी दूसरे मेथड को आपने अडॉप्ट कर लिया है और किसी नेक्स्ट मेथड से आप वर्क को अपने करना चाहते हैं। अच्छी बात है, करिए, आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र व्यक्ति हैं। ये उसमें देखा जाएगा कि आपने हमारे बताए हुए मेथड को क्यों नहीं इस्तेमाल किया है। नहीं इस्तेमाल किए हैं तो उसका कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। अब उसके कारण को देखा जाएगा कि भाई साहब क्यों इतना इंटेलिजेंट बन गए हैं कि हमारे बताए हुए रास्ते को इन्होंने फॉलो नहीं किया है, बल्कि इन्होंने क्या किया है, बल्कि इन्होंने कोई नया रास्ता चूज करने का काम किया है। नया रास्ता में देखा जाएगा कि जो ये मीडियम इस्तेमाल करना चाहते थे, जो ये रास्ता इस्तेमाल करना चाहते थे, वो हमारे बताए हुए रास्ते से क्या अधिक फास्ट है कि अधिक स्लो है। अगर अधिक फास्ट है तो उसको क्या किया जाएगा, एट दैट टाइम एक्सेप्ट करने का काम किया जाएगा। अगर हम इंग्लिश विधि की बात करते हैं, लेकिन अगर हम यहीं पे हिंदी विधि की बात करते हैं कि हिंदी हमारा लॉ क्या कहता है, अभी तक तो अंग्रेजी लॉ की यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन जब जब हम हिंदी लॉ की बात करेंगे तो हिंदी लॉ हमारा कहता है, मान लीजिए कि आप NLU का फॉर्म फिल कर रहे हैं, NLU LLM आप करना चाहते हैं, या फिर आपका कोई भाई है या कोई बहन है वो क्लैट का फॉर्म फिल कर रहा है। आप कहेंगे कि कंसोर्टियम ऑफ लॉ की अगर हम बात करें तो ये तो हमारे घर के बगल में ही है, ऐसा करते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से अच्छा है कि हम फॉर्म खरीद करके लाते हैं, जाते हैं ऑफिस से उनके NLU के ऑफिस में और क्लैट का एक फॉर्म खरीद करके लाते हैं और फॉर्म को पेन से मैं भर करके बगल में ही तो घर के बगल में ले जा करके उनके चचा को दे आएंगे और वो एक्सेप्ट भी कर लेंगे। ऐसा हिंदी लॉ के अंतर्गत नहीं मान्य है। हिंदी लॉ कहता है कि भैया जो हम बता रहे हैं हमारे बताए हुए रास्ते पे चलो, अगर हमसे डेरोगेट करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे ऊपर हम इक्लिप्स लगाने का काम कर देंगे, कहीं ना कहीं तुम्हारे फॉर्म को हम रिजेक्ट करने का काम कर देंगे। तो यही अंतर आपको देखने के लिए मिल रहा है। इंडियन लॉ कहता है कि जो हमने बताया है उसी को आपको फॉलो करने की आवश्यकता है, लेकिन 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 इंग्लिश लॉ में ऐसा कुछ नहीं है। तो साथियों ये पूरा का पूरा पार्ट सेकंड था। जो भी चीजें मैंने आपको यहाँ पे सामने लाया उसका ये पार्ट सेकंड आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा इंग्लिश में यहाँ पे कंटेंट आपके सामने देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि ये PDF आपके पास होना ही चाहिए तो हमारा नीचे दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग धूमधाम से इसको ज्वाइन कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको भेजिए। कम से कम अपने परिवार को, अपने भाई को थोड़ा सा और बड़ा करने का कोशिश करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कमेंट आएगा। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ आप सभी लोग अपना अपना कमेंट हमें ज़रूर लिख करके भेजिए कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, क्या इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी चेंजेस करने हैं। जो भी चीज़ें, जो भी आपका सुझाव आएगा हम उन सभी सुझाव को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। बाकी जो भी होता है हम देखेंगे। तो साथियों आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं बीच में कभी नहीं बोलता हूं कि वीडियो को लाइक करिए, हमारे वीडियोस को शेयर करिए, ये सब आपके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड कर रहा है। आप लोग जुडिशरी के एस्पिरेंट्स हैं, अगर आपने देखा है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप धूमधाम से इसको करेंगे, मुझे कहने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या करें, पापी पेट है, आप लोग प्लीज इसको शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए साथियों धन्यवाद, थैंक यू।